गुड मॉर्निंग एवरीवन। एक बार फिर से आप सभी का क्रेजी जी के ट्रिक के डेली करंट अफेयर की सीरीज में स्वागत है। तो देखिए, आज के इस सेशन में आप थोड़े सरप्राइज भी होंगे कि सर आज फिर से स्क्रीन रिकॉर्डर क्यों। तो देखिए, मैं थोड़ा सा आउट ऑफ स्टेशन हूं, तो मैं आपको स्क्रीन रिकॉर्डर आज का सेशन दे देता हूं। हो सकता है एक दो दिन आपको सेशन स्क्रीन रिकॉर्डर मिले, तो कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा आप कॉपरेट कीजिए। बहुत अच्छा करंट अफेयर आज के इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं और आपको इजीली एक एक फैक्ट समझ में आने वाला है। तो 27 जून के सभी करंट अफेयर को यहाँ पर हम डिटेल में समझ रहे हैं। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका बिना टाइम वेस्ट किए सबसे पहले क्वेश्चन पर आते हैं आज के करंट अफेयर के 27 जून के। पहला क्वेश्चन देखिए, 8वीं लोकसभा के लिए लोकसभा अध्यक्ष किसे चुना गया है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और लोकसभा अध्यक्ष के बारे में आपको अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन एक एक फैक्ट पता होना चाहिए, तो हम सभी को बहुत ही इजीली वे में समझेंगे। पहले हम ये देख लेते हैं कि 8वीं लोकसभा के लिए लोकसभा अध्यक्ष के रूप में एक बार फिर से ओम बिरला को नियुक्त किया गया। तो आंसर हो जाएगा आंसर सी। देखिए, कैजुअली हम लोकसभा स्पीकर की बात करेंगे कि लोकसभा स्पीकर एक्चुअल होता क्या है। तो आप सभी को पता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 79 में संसद की बात की गई है। संसद के हाउस दो होते हैं, लेकिन इसके अंग 3 माने गए हैं। दो हाउस कौन कौन से? तो एक होता है राज्यसभा और एक होता है लोकसभा, और तीसरा अंग होता है संसद का प्रेसिडेंट। वैसे प्रेसिडेंट पार्लियामेंट के किसी भी हाउस का मेंबर नहीं होता, लेकिन फिर भी प्रेसिडेंट संसद का अभिन्न अंग होता है, क्योंकि एक तो ये कार्यपालिका प्रधान है और इनकी साइन के बिना कोई भी बिल कानून नहीं बन सकता। तो यहाँ पर राज्यसभा और लोकसभा दो हाउस हैं, तो हम पहले इनकी बात करते हैं। राज्यसभा देखिए उच्च सदन है, इसे अपर हाउस कहा जाता है क्योंकि ये एक स्थायी सदन है। इसके अध्यक्ष या सभापति उपराष्ट्रपति होते हैं। वहीं हम लोकसभा की बात करें तो ये निम्न सदन है, इसे जनता का सदन कहा जाता है, लोअर हाउस कहा जाता है, क्योंकि इसमें इलेक्शन डायरेक्ट इलेक्शन है और ये जो है वो भंग हो सकती है, डिसॉल्व हो सकती है हर 5 साल में। तो लोकसभा अस्थायी सदन है, इसके अध्यक्ष लोकसभा स्पीकर होते हैं। अब यहां पर देखिए, लोकसभा में एक स्पीकर का पद है, तो स्पीकर के बारे में हम मेनली 4 चीजों को समझ लेते हैं। संविधान में क्या प्रावधान है, चुनाव के बारे में बात कर लेते हैं, हटाया कैसे जा सकता है और इनके पावर्स क्या क्या है। तो देखिए, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 93 लोकसभा अध्यक्ष के पद की बात करता है और इनका जो चुनाव है वो लोकसभा सदस्यों के मध्य में से ही बहुमत के द्वारा किया जाता है नई लोकसभा की पहली बैठक में। अब हटाने की बात करें तो जिस प्रकार से लोकसभा में सदस्यों के मध्य में से इनको बहुमत के द्वारा चुना गया, उसी तरीके से लोकसभा के सदस्यों के मध्य में से ही बहुमत के द्वारा प्रस्ताव पारित होने पर मेजोरिटी से प्रस्ताव पास करके लोकसभा स्पीकर को इनके पद से हटाया भी जा सकता है। लेकिन अगर इनको कार्यकाल के बीच में अपना पद छोड़ना है तो ये अपना इस्तीफा उपाध्यक्ष को देकर अपना पद छोड़ सकते हैं। पावर्स की बात करें लोकसभा स्पीकर की, तो देखिए, लोकसभा स्पीकर नॉर्मल केस में मतदान नहीं करता, लेकिन अगर डेडलॉक की स्थिति आ जाती है, अगर किसी भी बिल पर मामला टाई हो जाता है, तो ऐसे केस में डिसाइडिंग वोट देने का अधिकार लोकसभा स्पीकर को है। इसके अलावा कोई भी बिल मनी बिल है, इस बात का फैसला लोकसभा स्पीकर करते हैं। दल बदल, जो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की 10वीं अनुसूची में है, इसके तहत दल बदल का भी अंतिम फैसला लोकसभा स्पीकर के द्वारा ही किया जाता है। संयुक्त बैठक, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 108 में जॉइंट सेशन की अध्यक्षता भी लोकसभा स्पीकर के द्वारा की जाती है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पोस्ट है एक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है। क्वेश्चन हमारा ये था कि 8वीं लोकसभा में लोकसभा स्पीकर कौन बने, तो ये है ओम बिरला। अब लोकसभा स्पीकर के छोटे छोटे हम फैक्ट देख लेते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। जैसे देखिए, प्रथम स्पीकर कौन थे लोकसभा में, तो ये गणेश वासुदेव मावलंकर थे। इन्हें लोकसभा के जनक के रूप में भी जाना जाता है। दूसरे एम.ए. अयंगर थे। पहली महिला लोकसभा स्पीकर मीरा कुमार थी। दूसरी महिला लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन थी 16वीं लोकसभा में। वर्तमान में ओम बिरला 8वीं लोकसभा में लोकसभा के स्पीकर बने हैं। सबसे लंबा कार्यकाल स्पीकर के रूप में बलराम झाकड़ का रहा है, 9 साल 329 दिन। सबसे छोटा कार्यकाल बाली राम भगत का रहा, 14 महीने का। 2 बार लोकसभा अध्यक्ष बनने वाले कुल 6 लोग हैं। एम.ए. अयंगर, डॉक्टर नीलम संजीव रेड्डी, जी.एस. ढिल्लन, डॉक्टर बलराम झाकड़, जी.एम.एस.सी. बाल योगी और ओम बिरला।
ये ऐसे लोकसभा अध्यक्ष है जो कि 2 बार लोकसभा अध्यक्ष रहे हैं। भारत के राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी लोकसभा अध्यक्ष के रूप में भी काम कर चुके हैं। यह फैक्ट इंपॉर्टेंट है, नोट कीजिएगा। तो यहां पर देखिए लोकसभा स्पीकर के छोटे छोटे सारे फैक्ट आपके क्लियर हो जाना चाहिए, इंपॉर्टेंट थे इसीलिए थोड़ा सा डिटेल में मैंने आपको बताया है। आगे बढ़ने से पहले आप सभी को आज का ऑफर ऑफ द डे दे देता हूं फ्रेंड्स। तो आप सभी के लिए एसएससी का टारगेट बैच अवेलेबल है बायलैंग्वेज, काफ़ी नॉमिनल चार्जेस में 699 रुपीज़ में। देखिए इसकी प्राइसिंग काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन क्योंकि आपको ऑफर ऑफ द डे में मिला है तो इसकी प्राइसिंग आपके लिए बहुत ही नॉमिनल रखी गई है। यहाँ पर देखिए मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, जनरल स्टडीज़ सारे सब्जेक्ट आपको कवर कराए जाएंगे सिंगल एसएससी के टारगेट बैच में। और जैसा कि आप सभी जानते हैं एसएससी सीजीएल 2024 का नोटिफिकेशन आ गया है, तो आपके लिए ये बैच और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहाँ पर जाकर आप इसे ईजिली अवेल कर सकते हैं, बाय कर सकते हैं। तो बिना देर किए बाय कीजिए। कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आपको हेल्पलाइन नंबर दिया गया है, इस पर कॉल करके आप आपकी क्वेरी ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। इसके बाद सेकेंड क्वेश्चन देखिए, नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ इंटरनेशनल डे कब मनाया जाता है? इसे कहा जाता है इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग एब्यूज एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग। हर साल देखिए ये डे मनाया जाता है 26 जून को। आंसर हो जाएगा आंसर बी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी सारी एसएससी के एग्जाम में हमने ये क्वेश्चन देखा है, तो इसे नोट कीजिएगा। नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ इंटरनेशनल डे हर साल 26 जून को मनाया जाता है। उद्देश्य की बात करें कि उद्देश्य क्या है, तो आपको नाम से समझ में आएगा। पूरे वर्ल्ड में नशीली दवाओं के दुरुपयोग को रोकना, इसकी अवैध तस्करी को रोकना, इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग एब्यूज एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग को मनाए जाने का मुख्य उद्देश्य है। तो देखिए डे पता चल गया। अब इसकी थीम की बात करें तो द एविडेंस इज क्लियर, इन्वेस्ट इन प्रिवेंशन 2024 में इस डे की थीम है। सबसे पहली बार यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने 1987 में इस डे को मनाए जाने की घोषणा की थी, और उसके बाद 1988 में पहली बार इस डे को 26 जून को मनाया गया। यहाँ पर उद्देश्य आपको क्लियर हो गया होगा। यहाँ पर देखिए एक फैक्ट को आप नोट कीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। पूरे वर्ल्ड में 36.3 मिलियन से अधिक लोग देखिए नशीली दवाओं के उपयोग संबंधी जितनी भी डिसीज है उससे पीड़ित है। इसके अलावा अभी भी वर्ल्ड में 200 मिलियन लोग ऐसे हैं जो कि अवैध दवाओं का यूज़ कर रहे हैं। तो इसे रोकने के लिए ही हर साल 26 जून को ये डे मनाया जाता है। इसके बाद चर्चा में रहा कालूबार वॉर मेमोरियल लद्दाख की किस घाटी में स्थित है? पहला फैक्ट तो आप ये नोट कीजिएगा कि कालूबार वॉर मेमोरियल है कहाँ, तो ये यूनियन टेरिटरी लद्दाख में स्थित है। पर्टिकुलर घाटी की बात करें तो ये देखने को मिलेगा आर्यन घाटी में। आंसर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, लद्दाख में कारगिल युद्ध के जितने भी नायक थे उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए भारतीय सेना ने खारलूबार युद्ध मेमोरियल की स्थापना की थी, और अब इसे पर्यटकों के लिए खोला गया है। लद्दाख की आर्यन घाटी के जितने भी टूरिस्ट हैं जो कि आर्यन घाटी में घूमने आते हैं, उनके लिए कालूबार युद्ध मेमोरियल को हाल ही में सेना के द्वारा खोला गया। देखिए कारगिल युद्ध में इस घाटी को पाकिस्तान ने जब्त कर लिया था, आर्यन घाटी को, और कैप्टन मनोज पांडे जो कि उस वक्त हमारे सेना के कैप्टन थे, उन्होंने अपनी सेना के साथ मिलकर, अपने सैनिकों के साथ मिलकर आर्यन घाटी को पाकिस्तान से वापस छुड़ाया था। अब ये जो कालूबार वॉर मेमोरियल को पर्यटकों के लिए खोला गया, ये फॉर एवर इन ऑपरेशन डिवीज़न के प्री कारगिल विजय दिवस समारोह का एक हिस्सा है। आपको यहाँ पर यह पता होना चाहिए कि इस साल 26 जुलाई को 2024 में कारगिल विजय दिवस की 25वीं वर्षगांठ मनाई जाएगी। तो इसी उपलक्ष्य में, मतलब प्री कारगिल विजय दिवस के उपलक्ष्य में, कालूबार वॉर मेमोरियल को हाल ही में पर्यटकों के लिए खोला गया। लद्दाख के आर्यन घाटी में यह स्थित है। अगर हम मैप पर पर्टिकुलर लोकेशन देखें तो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी कालूबार वॉर मेमोरियल लद्दाख में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8वीं लोकसभा में विपक्ष का नेता किसे नियुक्त किया गया? देखिए पहले तो यहाँ पर यह समझिए कि लोकसभा में विपक्ष का नेता का जो पद है वो संवैधानिक पद नहीं है, बल्कि ये एक स्टैट्यूटरी पोस्ट है, मतलब एक वैधानिक निकाय है जिसे पार्लियामेंट में अधिनियम के माध्यम से स्थापित किया गया है। हाल ही में देखिए 8वीं लोकसभा के चुनाव हुए थे। 8वीं लोकसभा की पहली बैठक का आयोजन किया गया और हाल ही में विपक्ष के नेता के रूप में राहुल गांधी को चुना गया। आंसर हो जाता है आंसर बी।
कांग्रेस लीडर राहुल गांधी 8वीं लोकसभा में अब विपक्ष के नेता के रूप में अपॉइंट हुए हैं। वैसे देखिए 8वीं लोकसभा के इलेक्शन कुछ समय पहले ही हुए हैं। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने उत्तर प्रदेश के रायबरेली से और इसके अलावा केरल की वायनाड सीट से लोकसभा का इलेक्शन लड़ा था और दोनों ही जगह इन्होंने विजय हासिल की है। अब विपक्ष के नेता के रूप में लोकसभा में नियुक्त किए गए राहुल गांधी। लोकसभा और राज्यसभा दोनों में ही विपक्ष के नेताओं को मान्यता दी गई थी 1977 में। 1977 में वैधानिक रूप से यह पद बनाया गया था पार्लियामेंट में अधिनियम लाकर। इसके साथ ही आपको पता होना चाहिए कि अभी हमने डिस्कस किया है लोकसभा अध्यक्ष के रूप में हाल ही में ओम बिरला को नियुक्त किया गया। लोकसभा अध्यक्ष का पद एक संवैधानिक पद है, लेकिन विपक्ष के नेता की बात करें तो ये एक वैधानिक पद है जिसे पार्लियामेंट में अधिनियम के माध्यम से बनाया गया है। वैसे आपको ये पता होना चाहिए कि लोकसभा में लीडर ऑफ ऑपोजिशन के पास भी काफ़ी सारे पावर होते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट पोस्ट है। जैसे कि देखिए लोकपाल, सीबीआई डायरेक्टर, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, चुनाव आयुक्त, केंद्रीय सतर्कता आयुक्त, केंद्रीय सूचना आयुक्त, इन सभी की नियुक्ति के लिए जो चयन कमेटी बनती है उस कमेटी का सदस्य होता है लीडर ऑफ ऑपोजिशन लोकसभा। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट पोस्ट है जो कि राहुल गांधी को मिली है। यहाँ पर एक और चीज़ कि लोकसभा में विपक्ष का नेता जो सेकेंड लार्जेस्ट पार्टी होती है उसका बनता है। तो ये राहुल गांधी है क्योंकि कांग्रेस सेकेंड लार्जेस्ट पार्टी है बीजेपी के बाद 8वीं लोकसभा के इलेक्शन में है। निम्न में से किस मिनिस्ट्री ने सफाई अपनाओ बीमारी भगाओ इनिशिएटिव शुरू करने की घोषणा की? तो सफाई अपनाओ बीमारी भगाओ इनिशिएटिव शुरू किया जा रहा है आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय के द्वारा। देखिए ये क्वेश्चन अगर आप पहली बार देखते तो आपको कंफ्यूजन होता और आप आंसर लगाकर आते मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, लेकिन कंफ्यूज मत होइएगा। सफाई अपनाओ बीमारी भगाओ इनिशिएटिव की शुरुआत मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा शुरू की जा रही है। आंसर सी करेक्ट हो जाएगा। शुरू कब से की जाएगी? तो 1 जुलाई से लेकर 31 अगस्त 2024 तक भारत के शहरी क्षेत्रों में यह सफाई अभियान चलाया जाएगा। एक इनिशिएटिव है। उद्देश्य की बात करें तो भारत के जितने भी शहरी क्षेत्र हैं वहाँ पर देखिए बारिश के दौरान जो पानी इकट्ठा होता है, जो जल जमा होता है, उसके कारण काफ़ी सारे हेल्थ इश्यूज होते हैं, काफ़ी सारी हेल्थ डिसीज जन्म लेती है मच्छरों के कारण और अदर किसी भी तरीके से, जैसे चिकनगुनिया हो गया, डेंगू हो गया। तो इन सभी से निपटने के लिए, इन चुनौतियों के लिए शहरी क्षेत्र को तैयार करने के लिए सफाई अपनाओ बीमारी भगाओ इनिशिएटिव आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के द्वारा शुरू किया जा रहा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। तब तक हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। पाकिस्तान के प्रतिनिधि मंडल ने हाल ही में रतले और किशनगंगा जल विद्युत परियोजना का निरीक्षण किया। दोनों परियोजनाएं भारत के किस राज्य में स्थित है? देखिए ऐसे क्वेश्चन ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जाम में आते हैं, दोनों को याद रखिएगा। रतले जल विद्युत परियोजना और किशनगंगा जल विद्युत परियोजना दोनों ही भारत के जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। इनमें से किशनगंगा जल विद्युत परियोजना की बात करें तो ये जम्मू कश्मीर में किशनगंगा नदी पर देखने को मिलती है, जो कि रिवर टू रिवर एक योजना है। किशनगंगा से पानी को झेलम बेसिन के संयंत्र तक ले जाया जाता है और वहां पर विद्युत का उत्पादन किया जाता है। और रतले परियोजना की बात करें तो ये जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में चिनाब नदी पर स्थित है। एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट, रतले जल विद्युत परियोजना चिनाब नदी पर जम्मू कश्मीर में और किशनगंगा जल विद्युत परियोजना जम्मू कश्मीर में किशनगंगा नदी पर स्थित है। अभी ये दोनों प्रोजेक्ट सुर्खियों में इसलिए है क्योंकि पाकिस्तान का एक डेलीगेशन ग्रुप नेचुरल एक्सपर्ट प्रोसीडिंग्स प्रक्रिया के तहत भारत आया था और इस प्रतिनिधि मंडल ने किशनगंगा परियोजना जो कि 330 मेगावाट की परियोजना है और रतले जल विद्युत परियोजना जो कि 850 मेगावाट की जल विद्युत परियोजना है, इन दोनों का ही निरीक्षण किया। तो इन दोनों प्रोजेक्ट को याद रखिएगा। स्टेट मैंने आपको बता दिए, इसके अलावा मैंने आपको नदी बता दी, तो दोनों चीज़ें क्लियर हो गई होगी। अब आपके दिमाग में आएगा कि पाकिस्तान का डेलीगेशन ग्रुप इन दोनों परियोजनाओं का इंडिया में परीक्षण क्यों कर रहा है? तो देखिए ये दोनों ही प्रोजेक्ट जो है, परियोजना जो है, सिंधु जल संधि के अंतर्गत आती है। भारत और पाकिस्तान के मध्य में 1960 में इंडस वाटर ट्रीटी हुई थी। इंडस नदी के या उसकी सहायक नदी के पानी को लेकर यह ट्रीटी साइन की गई थी 1960 में। सिंधु नदी प्रणाली की 6 मुख्य नदियां हैं। अब इनमें से जो ट्रीटी हुई थी उसके अकॉर्डिंग
जो पूर्वी नदियां हैं जैसे सतलुज, व्यास, रावी, इसके पूरे जल पर भारत का अधिकार होगा, भारत को आवंटित किया जाएगा। और इसकी पश्चिमी नदियां जैसे सिंधु, झेलम और चिनाब, इनके पानी पर पाकिस्तान का हक डिक्लेयर किया गया था। तो इस तरीके से ये दोनों ही सोर्सेज, जो पूर्वी नदियां हैं, पश्चिमी नदियां हैं, इनको बांटा गया था इंडस वाटर ट्रीटी के तहत। ये ट्रीटी हुई थी 1960 में। बस इसी ट्रीटी का ख्याल रखते हुए भारत ने भी परमिशन दी है पाकिस्तान के डेलीगेशन ग्रुप को कि वो निरीक्षण कर ले इन दोनों परियोजनाओं का। एक है रतले जल विद्युत परियोजना और एक है किशन गंगा जल विद्युत परियोजना। दोनों ही भारत के जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी में स्थित है। देखिए, मैंने आपको बार बार राज्य बोला है, लेकिन याद रखिएगा कि जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी है। ओके, आगे चलिए, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। राष्ट्रीय डायरिया रोको अभियान 2024 की शुरुआत किसके द्वारा की गई? तो नेशनल डायरिया स्टॉप कैंपेन की शुरुआत की गई है जेपी नड्डा के द्वारा। बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कीजिएगा। इनिशिएट है क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जेपी नड्डा भारत के केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री के वर्तमान में पद पर हैं। तो इन्होंने बच्चों में डायरिया की रोकथाम के लिए नेशनल डायरिया स्टॉप कैंपेन 2024 की हाल ही में शुरुआत की। डायरिया रोको कैंपेन के तहत 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों में डायरिया से होने वाली मौतों को शून्य स्तर तक लाना इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। नॉर्मली देखिए, ये 2 फेज में पूरी की जाने वाली है और दोनों ही फेज में भारत की जितनी भी आशा कार्यकर्ता है, जितनी भी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है, वो घर घर जाकर बच्चों को ORS का घोल देगी और इसके अलावा जिंक की टेबलेट प्रदान करेगी, जो कि डायरिया से लड़ने में, इस बीमारी की रोकथाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो डायरिया से होने वाली मौतों को कम करने के लिए राष्ट्रीय डायरिया रोको अभियान 2024 की शुरुआत जेपी नड्डा के द्वारा की गई, जो कि वर्तमान में यूनियन हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्टर हैं। वर्ल्ड टेबल टेनिस कंटेंडर टूर्नामेंट में महिला एकल का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी कौन है? यहां पर वर्ल्ड टेबल टेनिस कंटेंडर टूर्नामेंट के बारे में पहले तो इस फैक्ट को याद रखिएगा कि 2024 में इसका आयोजन किया गया है नई दिल्ली में, मतलब इंडिया में। और इसमें देखिए, महिला एकल मतलब विमेन सिंगल का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बन गई है श्रीजा अकुला। आंसर डी हो जाएगा। एक और फैक्ट यहां से आपका क्लियर होता है कि श्रीजा अकुला जो कि भारतीय खिलाड़ी है, किस खेल से संबंधित है? तो ये टेबल टेनिस से संबंधित है। भारत की राजधानी नई दिल्ली में आयोजित वर्ल्ड टेबल टेनिस कंटेंडर टूर्नामेंट में विमेन सिंगल का खिताब जीतने वाली ये पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बनी श्रीजा अकुला। इन्होंने इस टूर्नामेंट में गोल्ड मेडल अपने नाम किया। श्रीजा अकुला ने इस टूर्नामेंट के फाइनल में चीन की यीजी डिंग को हराया और इन्हें हराकर इस प्रतियोगिता का गोल्ड मेडल जीता है विमेन सिंगल कैटेगरी में। वैसे भारत ने इस टूर्नामेंट में टोटल 9 मेडल अपने नाम किए, जिनमें से 3 गोल्ड है, 1 सिल्वर है और 5 ब्रॉन्ज मेडल हैं। श्रीजा अकुला इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, जिन्होंने वर्ल्ड टेबल टेनिस कंटेंडर टूर्नामेंट में गोल्ड मेडल अपने नाम किया और विमेन सिंगल का खिताब जीतने वाली भारत की पहली महिला खिलाड़ी बनी। इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, चर्चा में रही जेवलिन एंटी टैंक मिसाइल का संबंध किस देश से है? जेवलिन एंटी टैंक मिसाइल का संबंध है अमेरिका से। अभी सुर्खियों में इसलिए है क्योंकि भारतीय सेना की आवश्यकता को पूरा करने के लिए भारत और अमेरिका के मध्य में इस मिसाइल के उत्पादन को लेकर चर्चा की गई। भारतीय सेना ने कहा है कि अमेरिका जेवलिन एंटी टैंक मिसाइल का निर्माण इंडिया में करे ताकि भारतीय सेना की आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके। इस मिसाइल की बात करें तो यह मेन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है, जिसका अधिकतम वजन ऑलमोस्ट 22 किलोग्राम है। यह मिसाइल फायर एंड फॉरगेट तकनीक पर काम करती है, मतलब छोड़ दो, वार कर दो और उसके बाद भूल जाओ। तो जेवलिन एंटी टैंक मिसाइल का संबंध किससे है? अमेरिका से। इसके बाद आज के करंट अफेयर का सबसे लास्ट क्वेश्चन, केरल विधानसभा ने केरल का नाम बदलकर केरलम करने वाले विधेयक को पारित किया। राज्यों का नाम किस अनुच्छेद के तहत बदला जाता है? तो देखिए, यहां पर कॉन्स्टिट्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन को पूछा गया है। इसे समझिएगा। पहले हम ये समझ लेते हैं कि न्यूज़ क्या है। देखिए, केरल की विधानसभा ने अपने यहाँ पर एक प्रस्ताव पारित किया ताकि राज्य का नाम केरल से बदलकर केरलम किया जाए। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 3 में किसी भी राज्य के नाम में परिवर्तन, सीमा में परिवर्तन या क्षेत्र में परिवर्तन का अधिकार इंडियन पार्लियामेंट को दिया गया है। वैसे ये जो प्रोसेस है राज्य के विधानमंडल या पार्लियामेंट में शुरू की जा सकती है, लेकिन
नाम बदलने का अधिकार आर्टिकल 3 के तहत पार्लियामेंट को ही दिया गया है। राज्य के नाम में परिवर्तन का जो विधेयक है वो पार्लियामेंट में सिंपल मेजोरिटी से पास होना चाहिए, लेकिन ऐसा बिल राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति के ही संसद में रखा जा सकता है। ऐसे बिल पर राज्य की भी अनुमति ली जाती है, उनको भी भेजा जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। आगे चलकर राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद ये अधिनियम बन जाता है और किसी भी राज्य के नाम को चेंज किया जा सकता है। राज्य के नाम को चेंज करने में संविधान की पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची में इस नए नाम को दर्ज किया जाएगा। तो इस तरह से आर्टिकल 3 पावर देता है पार्लियामेंट को कि वो किसी भी राज्य के नाम, सीमा और क्षेत्र में परिवर्तन कर सकता है। ओके, तो यहाँ पर देखिए हमने 27 जून के सभी करंट अफेयर को डिटेल में समझ लिया। अब लास्ट डे के करंट अफेयर को एक बार रिवाइज कर लेते हैं। राज्यसभा में सदन का नेता किसे नियुक्त किया गया? जयप्रकाश नड्डा को। भारत ने अंडर-17 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में कुल 11 मेडल अपने नाम किए। 64th इंटरनेशनल शुगर ऑर्गेनाइजेशन काउंसिल की बैठक का आयोजन भारत में किया जा रहा है। इसके बाद यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट मतलब अंकटाड की रिपोर्ट के अनुसार 2023 में भारत में एफडीआई के मामले में भारत 15वें स्थान पर रहा है। भूमिगत कोयला गैसीकरण के लिए भारत की पहली पायलट परियोजना झारखंड राज्य में शुरू की गई। भारत और रशिया के मध्य में रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक एग्रीमेंट को हाल ही में मंजूरी प्रदान की गई। हाल ही में जीएसटी परिषद की 53वीं बैठक का आयोजन किया गया। जीएसटी परिषद की बैठक की अध्यक्षता फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा की जाती है। भारत की खुफिया एजेंसी इंटेलिजेंस ब्यूरो के वर्तमान में प्रमुख तपन कुमार डेका है। 1 साल का कार्यकाल इनका बढ़ाया गया है। विश्व की सबसे बड़ी उष्णकटिबंधीय आर्द्र भूमि पेंटानल में लगी भीषण आग के कारण ब्राजील ने अपने यहाँ पर इमरजेंसी को डिक्लेयर किया। 43 विश्व चिकित्सा और स्वास्थ्य खेलों में भारत ने टोटल 19 मेडल अपने नाम किए। ये सारे करंट अफेयर लास्ट डे के सेशन में हमने डिटेल में समझे थे। क्लियर हो गए? अब यहाँ पर आ जाइए, लास्ट डे के सेशन के क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर ले लेते हैं पहले, फिर मैं आपको क्वेश्चन दूंगा जिनका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। देखिए, अ फ्लाई ऑन द आरबीआई वॉल, ये अल्पना किलावाला के द्वारा लिखित पुस्तक है। ग्लोबल पीस इंडेक्स इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमी एंड पीस के द्वारा जारी किया जाता है। 2024 में इस इंडेक्स में भारत को 116वीं रैंक दी गई थी। ये सभी करंट अफेयर लास्ट सेशन में हमने डिस्कस किए। क्वेश्चन ऑफ द डे लास्ट सेशन में मैंने आपको दिए थे। अब आज के लिए आपके क्वेश्चन ऑफ द डे देख लीजिए, जिनका आंसर आपको कमेंट में देना है। वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया? स्विट्जरलैंड के जिनेवा में आयोजित 77th वर्ल्ड हेल्थ असेंबली की थीम क्या है? कांस फिल्म फेस्टिवल में द ग्रैंड प्रिक्स अवार्ड से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय फिल्मकार कौन है? तीनों ही क्वेश्चन का कमेंट में आंसर कीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर आपको ये सेशन बहुत ही आसानी से समझ में आ गया होगा। जितने भी क्वेश्चन यहाँ पर मैंने आपको बताए हैं आपने इजीली नोट कर लिए होंगे, वैसे आपको याद ही हो गया होगा। सेशन पसंद आया हो तो सेशन को लाइक और शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मुलाकात करेंगे नेक्स्ट डे के करंट अफेयर में। तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।